सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और अनेक मुद्दे चिंताजनक मुद्दे भी इमर्ज कर रहे हैं, जिनके बारे में हमको आपको जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि सकारात्मक सोच के साथ हम लोग उसमें परिवर्तन संशोधन कर सकें। हम लोग अर्थव्यवस्था के जो जो स्थितियां हैं, गंभीर स्थिति चुनौतियों से बाहर निकल सकें। आज का जो मुद्दा है, पहला मुद्दा है इंडिया सोरिंग डेट है, जो बढ़ता हुआ सरकार पर जो कर्ज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसी पीयू की रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी रखने की कोशिश करेंगे। पहले बारे में हम लोग देखें कि भारत का जो जो डेट है, गवर्नमेंट का जो डेट है, ऋण है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2000 जो इस समय का जो डेटा है वो कह रहा है कि जीडीपी का यह 90% हो गया है। तो एक बहुत ज़्यादा डेट हो गया है, कर्ज हमारा बढ़ता जा रहा है हम सब पर, और इसके परिणाम स्वरूप इंटरेस्ट पेमेंट का भी भार सरकारों पर आ रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग प्रोडक्टिव स्पेंडिंग करें, इस तरह से खर्च करें जिससे कि अर्थव्यवस्था में पुनः तेज़ी से विकास हो पावे। मित्रों, जो सेकेंड वेव आई है कोविड की, उसके परिणाम स्वरूप बहुत डैमेज हुआ है, और उसके परिणाम स्वरूप फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा सरकार का और भी 1% से बढ़ जाने की संभावना है। फिस्कल ईयर 2022 में ये 6.8% थी, जो कि 1% ज़्यादा ही होगी। अब हम लोग को इससे बाहर निकलना है, तो हम लोग को अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने की आवश्यकता होगी, और जिससे कि हम लोग की आय बढ़े, रेवेन्यू बढ़ जाए, और रेवेन्यू बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप डेट को, जो आपका कर्ज है, उसको वापस भी कर सकें और नया कर्ज कम लें। इसके लिए हमको आपको सरकार को एक क्रेडिबल रोड मैप बनाने की आवश्यकता है कि हम फ्यूचर में हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे। लेकिन उसके पहले जीडीपी डेट रेशियो के बारे में हम लोग जानकारी ले लें कि सरकार का जो खर्च है वो कैसे हो रहा है, कितना कर्ज लेके चल रही है। आप सब जानते हैं कि कर्ज लेकर कोई अर्थव्यवस्था चलाना अच्छी चीज़ नहीं है, ये और ये चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। लेकिन चुनौतियाँ कितनी थी, इसको भी समझने की जरूरत है। 2003 में जीडीपी का ये जो डेट है वो 84.2% हुआ करता था, जो कि घट गया था 2010 में और 66% रह गया। तो 2010 की सरकार ने एक सफलतापूर्वक प्रयास किया था, और उसके परिणामस्वरूप जीडीपी का जो कर्ज है, डेट है, ऋण है, वो घट गया था, वो 66% ही रह गया था। लेकिन 2019 में हम लोग पाते हैं कि ये आते आते ये जीडीपी का बढ़ता जा रहा है डेट, और वो 73.9% हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। और ये हम लोग कह सकते हैं कि इस सरकार के समय का ये डेटा है। और ये इस सरकार के समय में इस समय का जो डेटा है 2020-21 का, कि वो कह रहे हैं कि 89.6% डेट 89.6% या 90% आपका डेट हो गया है। तो ये कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अनेक संस्थाएं कह रही हैं कि आपको कर्ज ले करके अर्थव्यवस्था को चलाना कोई बहुत अच्छी सोच नहीं है, और कर्ज बढ़ता जा रहा है तो उसके दुष्परिणाम और भी होंगे। लेकिन कर्ज कितना होगा, ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है। मूडीज ने कहा है कि भारत का जो कर्ज है वो 2025 तक बढ़ करके 92% हो जाएगा। तो अब जीडीपी का 92% कर्ज, आप कर्ज लेके हम आप अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो कर्ज लेना बेटर स्थिति नहीं है। बड़ी गंभीर चुनौती से जो देश गुजर रहा है ये बता रहा है। इस कर्ज का दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम ये है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बड़ा भाग कर्ज के इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है, उसका ब्याज ही लौटाने में चला जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये जो है 28.5% होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया कि इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। जबकि पिछले ही फाइनेंशियल 2020 में आप पाएंगे कि ये 22.9% तक
था। इसका मतलब है कि 2020 की तुलना में 2021 में आपका डेट के में इंटरेस्ट को लौटाने में बहुत ज़्यादा पैसा रेवेन्यू आपका जा रहा है। यद्यपि ये भी एक कहा गया है, एक फोरकास्ट है, प्रोजेक्शन है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में ये घटेगा, 27.5% रह जाएगा, लेकिन फिर बढ़ेगा उसके पश्चात 2023 में ये 28.3% हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट पर बहुत ज़्यादा पैसा निकल जा रहा है। तो आप कर्ज लेके जब अर्थव्यवस्था चलाते हैं तो यही दुष्परिणाम होता है। तो अब आपके पास पैसा ही नहीं बचता है कि अनेक जो विकासात्मक कार्य हैं उनको आप कर सकें। मित्रों, इसके लिए करना क्या होगा? तब इसका एक ही उपाय बचता है कि हम लोग ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दें, जो ग्रोथ को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो ग्रोथ बढ़ाने की बात है वो भी कहना आसान है, कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अनेक इंटरनेशनल एजेंसी जैसे बर्कले ने, न्यूमरा ने, S&P ने, मूडीज़ ने, सभी ने ये फोरकास्ट किया है कि भारत का जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 2022 में, वो सब उसको घटा रहे हैं। इनफैक्ट अभी RBI ने भी अपने जो ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया के बारे में, उसको उन्होंने घटा दिया कि ग्रोथ अब इस साल कम होगा। तो आपके पास ग्रोथ ही नहीं है, इनकम नहीं है, आय नहीं बढ़ती है, रेवेन्यू नहीं बढ़ती है, तो आपको और कर्ज लेने की स्थितियां बन जाती हैं। यद्यपि सरकार ने ये भी किया है कि ये जो बजट अभी गया था उसमें आप देखेंगे कि सरकार ने पूंजीगत जो खर्चा है उसके लिए 26.2% हाइक किया था अपने बजट में। तो एक बड़ी राशि सरकार ने रखी हुई है और उसको सरकार खर्च करना चाहती है। आपको बजट का ख्याल करा दें कि बजट में ये कहा गया था कि 111 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में टिल 2025 तक ये खर्च होना है। इतने पैसे 2025 तक खर्च होने हैं, उसके लिए सरकार ने कहा था। और यदि सरकार ये कार्य करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे सरकार ख्याल करती है, तो विकास भी होगा और जो रेवेन्यू भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि लोगों को जॉब भी क्रिएट होगा। तो एक अच्छी स्थिति बन सकती है, लेकिन कितना सरकार सचेत रहती है प्रश्न तो उस पर है। वैसे आप अपने मन को बहलाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि वर्ल्ड IMF का जो रिपोर्ट बताता है कि वर्ल्ड के संदर्भ में GDP एंड जो डेट का जो रेशियो है वर्ल्ड के संदर्भ में, वो 2020 का डाटा बताता है कि 97% था और 2021 में 99% हो गया। तो वर्ल्ड के पैमाने पर तो GDP और डेट का जो परसेंटेज है वो या रेशियो आप कह लें, वो तेज़ी से बढ़ा है और 99% क्लोज टू 100% हो गया है। तो लेकिन भारत का अभी भी कम है, 90% है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप और कर्ज ले सकें। कर्ज लेना बहादुरी की बात नहीं है, ये आपको लौटाना भी उसको है, और इसलिए मन बहलाने के लिए आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन वस्तु स्थितियाँ भारत की जो आर्थिक स्थिति है बड़ी बदहाल सी स्थिति दिखाई पड़ती है कि हम लोग कर्ज लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इसी से संबंधित एक और रिपोर्ट आई है, PU रिपोर्ट कहलाती है, जो कह रही है 2020 के लिए, वो कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना के परिणाम स्वरूप 75 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था में मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग था, उसकी संख्या कम होती जा रही है, वो सिकुड़ रही है, और वो मिडिल क्लास से लोग अब जो है कितनी कम हुई, 32 मिलियन कम हो गए हैं, और उसमें से बड़ा भाग चला गया है पॉवर्टी लाइन के नीचे। 75 मिलियन लोग हो गए पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो जहाँ पॉवर्टी लाइन के ऊपर लोगों को जाना चाहिए था, वो इनफैक्ट नीचे जा रहे हैं। तो ये हमारी एक गंभीर आर्थिक चुनौती को दिखा रहा है। मित्रों, एक बात और भी कही गई है कि इंडिया और चाइना, जिनकी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में जिनका कि शेयर 1/3 है, यदि इनकी आर्थिक स्थिति बदहाल रही तो वर्ल्ड के जो इनकम है, ग्लोबल जो लेवल का जो इनकम है या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही खराब होगा। तो इसके लिए भी आवश्यक है
कि वर्ल्ड इकोनॉमी को ठीक करने के लिए भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था को भी ठीक होना पड़ेगा। लेकिन भारत के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति दिनों दिन चिंतनीय होती जा रही है। 40 ईयर्स में सबसे बड़ा रिसेशन का पीरियड चल रहा था, जिसमें जॉब लॉसेस बहुत हुए हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया था कि 2021 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी 8% से। इनफैक्ट इसी के क्लोज आज के डाटा भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई है, अर्थात विकास नहीं हो रहा है। तो विकास नहीं होने के परिणाम स्वरूप या अर्थव्यवस्था में संकुचन के परिणाम स्वरूप 99 मिलियन जो मिडिल क्लास कभी हुआ करता था, उसका एक बड़ा भाग अब जो है पॉवर्टी लाइन के भीतर चला गया। अब केवल भारत की जो अर्थव्यवस्था में मिडिल क्लास का केवल की संख्या केवल 66 मिलियन है। मित्रों, जो नंबर है पुअर का, जो कि प्रोजेक्टेड नंबर है, वो बढ़ गया है और वो 134 मिलियन हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जबकि जो रिसेशन आने के पहले का यदि डेटा देखें तो वो 59 मिलियन हुआ करता था, अर्थात लगभग डबल स्थिति हो गई है। तो पॉवर्टी में जाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इनफैक्ट जो रेशियो है, जो जनवरी 2020 का जो डाटा कह रहा है, वो कह रहा था कि जो पॉवर्टी रेट थी वो 4.3% थी, जो कि 2020 में आकर के 9.7% हो गई। तो ये दुगनी हो गई। तो पॉवर्टी आपकी तेज़ी से बढ़ रही है, मिडिल क्लास आपका तेज़ी से पॉवर्टी लाइन के भीतर जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उनके कल्याण के लिए कुछ इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए थे। पिछले वर्ष जो कोविड को हटाने के लिए जो सरकार ने अनेक स्टिमुलस पैकेज दिया था, उसमें मिडिल क्लास के कोई स्टिमुलस पैकेज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट डीए भी समाप्त हो गया था और इनको किसी तरह का रिलीफ नहीं दिया गया। इनकी परचेसिंग पावर घटती गई, जॉबलेस स्थिति में चले गए और वो आज गरीबी की रेखा के नीचे हो गए हैं। ये इस पीयू ने केवल गरीबी की रेखा को परिभाषित भी किया है। परिभाषा में उन्होंने कहना है कि पॉवर्टी लाइन का मतलब हुआ कि जो लोग $2 जिनकी इनकम $2 पर डे से कम हो, या लो इनकम में 2.01 से लेकर के $10 के बीच में जिनकी इनकम हो, डेली होनी चाहिए। मिडिल इनकम को उन्होंने डिफाइन किया है कि $10.1 से लेकर के $20 पर डे की जिनकी इनकम हो, और अपर मिडिल इनकम में 20.01 से लेकर के $50 पर डे होनी चाहिए, और जो हाई इनकम है वो $50 एंड अबव की बात है। तो इस परिभाषा के आधार पर भारत में ये कहा, भारत में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो गरीबी की रेखा के भीतर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो एक अफसोसनाक ये स्थिति है, क्योंकि वर्षों लगे थे अर्थव्यवस्था से गरीबी की रेखा से नीचे से उठाने, लोगों को निकाल के बाहर किया गया था, और वो पुनः वो खिसक करके वो गरीबी की रेखा में चले गए हैं। अब वर्षों पुनः लगेंगे उनको बाहर निकालने में। अब जो अंकटाड की रिपोर्ट भी कह रही है कि जीडीपी में जो घटाव की स्थिति वर्ल्ड वाइड दिखाई पड़ती है, उसके परिणाम स्वरूप गरीब देशों में जो रिकवरी का शेप होगा वो के शेप का होगा, अर्थात जिनकी इनकम ज़्यादा है उनकी इनकम और तेज़ी से बढ़ेगी, और जिनकी इनकम जो गरीब वर्ग है उसकी इनकम और तेज़ी घटेगी। असमानता, इसका अर्थ है असमानता तेज़ी से बढ़ेगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग तेज़ी से जो रिलीफ मेजर्स चलाएं गरीबों के लिए, और साथ ही साथ मिडिल क्लास को हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट दें। अब उनकी इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है, उनके जिससे कि वो डिमांड कर सके, परचेजिंग पावर बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको कि सरकार नहीं ख्याल कर पाई थी। पिछले जो पैंडेमिक 1 की बात है जिसमें कि स्टिमुलस पैकेज दिया गया था, तो अब पैकेज को डायरेक्ट लोगों के हाथ में देने की आवश्यकता है, डीए को फिर से रिस्टोर करने की आवश्यकता है, और इन सब कार्यों से जो सिकुड़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसको अब आप जान फूंकने की आवश्यकता है, तभी शायद हम लोग पुनः उस बदहाली की स्थिति से बाहर निकल पाएँ। तो आपको अनेक कार्य करना होगा, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी आपकी है, बड़ी जनसंख्या हमारी आपकी है, तो चुनौतियाँ तो उस संदर्भ में चुनौतियाँ तो बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन साथ ही साथ आशा भी वहीं से है कि हमारी जनसंख्या इससे लड़ सकती है और उन चुनौतियों से बाहर निकल सकती है। सबको धन्यवाद।